जी के साथ, जो सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध रचनाकार, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। अग्रसर के हस्ताक्षर कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हस्ताक्षर कार्यक्रम के तहत हर सप्ताह हम किसी दिग्गज शख्सियत को अपने मंच पर आमंत्रित करते हैं जिन्होंने समाज और देश को दिशा दी हो। उद्देश्य है उनके जीवन के विभिन्न प्रेरक पहलुओं को आप तक पहुंचाना। इसी कड़ी में इस सप्ताह हमने आमंत्रित किया है गंगा बचाओ अभियान के प्रणेता, सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री निलय उपाध्याय जी को। आपका बहुत स्वागत है अग्रसर के मंच पे। मूलतः बक्सर बिहार के रहने वाले श्री उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई और विभिन्न सरकारी महकमों में आपने काम किया। इस दौरान आपका रुझान फिल्म एवं कला की तरफ हुआ और माया नगरी मुंबई की ओर चल पड़े, जहां आपने कई ख्यातनाम निर्देशकों के लिए कई फिल्में, धारावाहिक और वृत्त चित्रों के लिए पटकथाएं लिखी, जो क्रम आज भी जारी है। 90वें दशक की हिंदी कविता को आपने देशज मुहावरे और संवेदनात्मक आयामों के गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाले श्री उपाध्याय ने जीवन के संघर्ष को रचना धर्मिता का पाथेय बनाया और हाशिए के जीवन को आवाज दी। भोजपुरी अंचल की बृहत्तर पट्टी की संस्कृति, वहां की जनता की संघर्ष और उसकी आकांक्षाओं की टूटी उम्मीदों को ठेठ देसी मुहावरों में स्वर देने वाले कवि निलय उपाध्याय उन बिरले कवियों में शामिल हैं जिन्होंने शब्द और कर्म में कोई भिन्नता नहीं रखी। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा, संस्मरण, सीरियल और सिनेमा की पटकथा और लगभग हर विद्या में जमकर लेखन किया है। दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित आपका उपन्यास पहाड़ काफी लोकप्रिय है। देवों के देव महादेव सीरियल के अलावा आप कई फिल्मों की पटकथा लिख चुके हैं। अभी हाल ही में आपका लिखा नाटक पॉपकॉर्न विद परसाई काफी चर्चे में रहा। 8 साल पहले आपने गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा की। गंगा की दुर्दशा के लिए स्वयं को दान कर दिया। गंगोत्री से गंगा सागर तक शीर्षक के 10 खंडों में आपने अपनी यात्रा संस्मरण लिखा है, जिसे लोग गंगा का आईना कहते हैं। इसके अलावा दहन राग, अकेला घर, हुसैन का कटौती, जीवा बेला, मुंबई की लोकल आदि आपकी प्रशंसित रचनाएं हैं। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। निसंदेह आपकी उपलब्धियां से किसी को भी शिया हो सकती है। हालांकि ये उपलब्धियां बहुत आसान रास्ते से नहीं है, बहुत तपना पड़ा। इसके लिए आप अपनी अब तक की यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बतलाएं। देखिए, तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास अगर सिर्फ कवि होते तो शायद वो रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाते। तुलसीदास भक्त थे और भक्ति का जो एक स्वरूप होता है, अगर आप चेतना के सहारे इसको समझें तो जैसे देह से प्यार होता है, मन से प्रेम होता है और आत्मा से भक्ति होती है, ये चीजें एक ही हैं। शरीर का के स्तर पर, मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर। तो मैंने जो कुछ भी किया आत्मा के स्तर पर जुड़ करके किया। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा कि किसी रचना की कौन प्रशंसा कर रहा है, किसी रचना की कौन आलोचना कर रहा है, बल्कि मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि जो बात मेरे भीतर उपजी है, जिस ताकत के साथ उपजी है, जिस सौंदर्य बोध के साथ उपजी है, मैं हूबहू तराजू के पलड़े पर उस बात को उतनी ही ताकत और उतनी ही प्रभाव के दृष्टिकोण से मैं सामने भाषा में रख पाता हूं कि नहीं। ये मेरी दरअसल इस चेतना की यात्रा ये है। इसलिए आप कह रही हैं कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं मानकर चलता हूं कि मैं असफल हो गया। गंगा की यात्रा मैंने की
गंगा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हमको लगता है कि हम लोग कागज के पतंग पर लिखे हुए कोई शब्द हैं, 2-4 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों के बीच जो एक दूसरे को जानते हैं, हम उपलब्धियों की गणना करते हैं, लेकिन वास्तव में तब सुकून मिलेगा जब जो हमारे भीतर एक दुनिया है वो दुनिया बाहर भी दिखाई देगी। हम जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं वैसी दुनिया अगर बाहर दिखाई देने लगे, जैसी गंगा को हम बनाना चाहते हैं वैसी गंगा दिखाई देने लगे, तब लगे कि हाँ कुछ काम हुआ। अन्यथा साहित्य आजकल अलग जगह जाकर के टिक गया है, महत्वाकांक्षा से जाकर के जुड़ गया है। तो उस साहित्य से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। और वास्तव में मैं दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति नहीं मिलेगा। जिस स्वप्न के साथ मैं जुड़ा था गंगा के, वो लड़ाई में हार गया, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। नहीं, आप हारे नहीं, बल्कि आप यूँ कहिए कि आपने कई लोगों को प्रेरणा दी है। ठीक है, उसमें संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष ज़रूर रंग लाएगा। आपने लोगों में कम से कम एक जज़्बा तो पैदा किया है ना कि लोगों को ये काम करना चाहिए, तभी तो आप ख़ास हैं लोगों के लिए। चलिए, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं कि बहलाने के लिए जब कभी किसी मंच पर खड़ा होकर के हम लोग बात करते हैं, तालियां खूब मिलती हैं, प्रशंसा भी खूब मिलती है, लेकिन जब लोग चले जाते हैं हमारी सारी बातें भोज के बाद जूठे पत्तल की तरह सामने पड़ी हुई दिखाई देती है। सारी बातों को लोग छोड़ करके चले जाते हैं। यह दुख अंदर का है। अगर समाज उतना चेतनशील हो जाए तो फिर क्या कहने हैं, उसी की तो जंग हम लोग, या आप या जो कोई भी हो, या आपके पिताजी का ये हो, जो भी, ये हमारी जंग तो यही रही है कि समाज में चेतना का विस्तार किया जाए। और लगे हुए हैं। गीता के अनुसार कर्मयोग हमारा काम है, फल की ओर ज्यादा देखना हमारा काम नहीं है ये। लेकिन इस बात का आत्मसंतोष है कि हम अपना काम कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ और जितनी समझ है अपने भीतर उस समझ के साथ कर रहे हैं। बस यह आत्मसंतोष हमें खुशी देता है, सुख देता है। तो भी दर्शक तो इतना जरूर जानना चाहेंगे कि आपने गंगोत्री से गंगा सागर तक की जो साइकिल से श्रम साध्य यात्रा की, जाहिर है इस दौरान आप कई मुश्किलों से गुजरे होंगे, उससे भी ज्यादा मनोभाव, कितनी तरह की बाधाएं आपकी आई होगी। तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत। मैं पहले आप लोगों को या जो भी दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, और एक बार आप लोगों को मैं यात्रा करा देता हूं कम शब्दों में। गंगा हिमालय से निकलती है और हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही गंगा की उत्पत्ति है। और हिमालय में अगर आप जाएंगे या जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि आज हिमालय में 1000 बांध गंगा पर बंधे हैं। 1000 टनल पहाड़ को तोड़ करके भीतर बनाए गए हैं। 1000 झीलें हैं और 1000 टरबाइन मशीनें लगाई गई हैं जहां से बिजली का उत्पादन होता है। हर एक की अपनी व्यथा है। अगर आप झील की बात करें हिमालय में तो 1000 झील है और कहीं भी हिमालय की दीवार में प्रोटेक्शन वाल नहीं है। पानी भर दिया जाता है और वो रिस रिस कर हिमालय कच्ची मिट्टी का पहाड़ है,
वो पहाड़ में जाकर के समाता है, और यूं ही वो पानी बाहर निकलता है, वो पहाड़ गिरना शुरू होता है, उसके भीतर की मिट्टी गल गल करके गिरने लगती है, और पूरा हिमालय जो है आपको बांध, झील और टनल का दर्शन बन गया है। आप कभी यात्रा करने हिमालय में जाएं तो कोई ऐसा घंटा नहीं बीतेगा जब आपको विस्फोट की 2-4 आवाजें नहीं सुनाई दे। इन स्थितियों में हिमालय है। आप गंगोत्री से यात्रा करना शुरू करेंगे, पहला आपको बांध मनेरी में जहां गंगा बधी है, और मनेरी के बगल में एक गांव था जिसका नाम था डेढ़सारी। पूरा गांव अचक्के में गिर करके झील में समा गया, चिड़िया उड़ गई, लोगों के पास पंख नहीं थे, लोग नहीं उड़ सके, और उनकी समाधि बन गई वो झील। और वहां से लेकर के और आपको हरिद्वार तक इस तरह की घटनाओं का अगर सिलसिला जोड़ा जाए, देखा जाए, तो जो व्यथा आपके भीतर उपजती है। मैंने यात्रा तो शुरू की लेकिन दुखी हो गया। गंगा जैसी नदी के साथ चलते हुए आपको पानी की बोतल लेकर के चलना पड़े, कैसा लगेगा आपको? गंगा जैसी नदी के साथ चलते हुए किनारे किनारे आप चल भी नहीं सके, कहीं कहीं ले जाकर के गंगा मीलों गायब कर दी गई। आप टिहरी से यात्रा शुरू करें और टिहरी के बाद पता नहीं चला गंगा कहां गायब हो गई। फिर गंगा अब देवप्रयाग में आने के बाद मिली, कहां चल भी तो नहीं सके पांव पांव गंगा के साथ। यह तो हसरत ही रह गई मन में कि गंगा के साथ चले। हरिद्वार में आए, हरिद्वार गंगा का सबसे बड़ा बाजार है। हरिद्वार में गंगा उतरती है। कहा जाता है कि गंगा की राह भगीरथ अपने पुरखों को स्वर्ग लेकर के गए थे। हरिद्वार में भीमगौड़ा बांध है, गंगा बांध दी गई। 98% हरिद्वार में पानी निकाल करके गंग नहर में डाल दिया जाता है। और जो नदी का रास्ता है, उस नदी के रास्ते पर दर्जनों सैकड़ों डोजर, ट्रैक्टर, कोई बालू निकाल रहा है, कोई रेत निकाल रहा है, कोई पत्थर निकाल रहा है, कोई गिट्टी निकाल रहा है, और ऐसा लगता है जैसे किसी कुत्ते के शरीर में अठई पकड़ लेते हैं दुनिया भर के। उस तरह से पूरे गंगा की वो धारा, वो पावन धारा, और उसके बीच में आपको सिर्फ ट्रैक्टर, डोजर और ये सारी चीजें दिखाई पड़ेगी। और गंगा को गंग नहर में डालकर दिल्ली ले जाया जाता है। गंगा दिल्ली के शौचालय में बहती है। अगर हरिद्वार में आप अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और उस गंगा की धारा में अगर आप डाल देते हैं, तो वो जो आपका दिया हुआ दान है वो जा करके दिल्ली के शौचालय में बहता है। उसके आप आगे बढ़े तो नरोरा में जो कुछ बचा खुचा और नीचे एक आध और नदियां मिल आती है, तो नरोरा में भी एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जहां पानी स्टोर रखा जाता है। वहां थर्मल परमाणु केंद्र भी है, और वहां से 2 नहरें निकलती हैं। एक नहर चौधरी चरण सिंह की है और दूसरी नहर मुलायम सिंह की है। एक नहर को 24,000 क्यूसेक पानी मिलता है और दूसरी नहर को आपको 16,000 क्यूसेक पानी मिलता है।
और गंगा को मात्र 100 क्यूसेक। वहां से गंगा विपन्न और दरिद्र हो जाती है। फर्रुखाबाद में जब मैं आया, आपको आश्चर्य होगा कि एक बकरी और मैं, हम दोनों गंगा को साथ साथ पार कर रहे थे। गंगा में इतना ही पानी फर्रुखाबाद में था कि एक बकरी पैदल पार कर जाती है। आप गंगा की हालत समझ सकते हैं। उसके बाद आप कन्नौज पहुंचते हैं। कन्नौज में एक तरफ से काली नदी आती है। इतनी गंदी नदी, इतनी गंदी नदी, आप उसके तट पर खड़ा नहीं हो सकते। उसके जल में जितना ईख का, चीनी का उद्योग है, चीनी उद्योग का सारा कचरा उस काली नदी में आकर के समा गया है और वो करीब 12,000 क्यूसेक जल लेकर के आती है। दूसरी तरफ रामगंगा आती है। पीतल उद्योग का सारा कचरा एकदम मवाद जैसा पानी लेकर के आती है। एक तरफ से रामगंगा आती है, दूसरी तरफ से काली नदी आती है और 100 क्यूसेक वाली पतली गंगा की धारा के गर्दन के ऊपर फांसी की रस्सी की तरह कस जाती है और वहीं पर गंगा मर जाती है। गंगा मर जाती है। आगे उसके बाद आप बढ़ते हैं तो अब जो गंगा में पानी है वह रामगंगा का है 12,000 क्यूसेक, 14,000 क्यूसेक काली नदी का है। और जो ही आप वहां बढ़ते हैं कानपुर के नाले, अब पूरी तरह से उसके बाद गंगा के साथ अगर आप चल रहे हैं तो गंगा के तट पर चल नहीं सकते। गंगा के जल से बदबू आती है। गंगा के तट पर आप जाकर के जो आप स्वप्न देखते हैं जिस गंगा का, उससे बिल्कुल अलग एक ऐसी गंगा आपको दिखाई देती है जिसके किनारे आप चल नहीं सकते। वैसी गंगा से आपको प्यार नहीं हो सकता। और यह सिलसिला आपको इलाहाबाद तक चलता रहता है। इलाहाबाद में संगम से 1 किलोमीटर चल करके पहले आप निकल आइए और देखिए गंगा का हाल, कैसा जल उधर से आता है। यमुना तो दिल्ली के पहले ही खत्म हो गई है। चंबल का पानी जो साफ है वो जमुना की राह चल करके आता है और गंगा में मिलता है। तो थोड़ा सा गंगा में के पानी में ढीला होता है। पानी जो गंदगी उधर से आती है वो ढीली होती है। और वहां के बाद से जब आप आगे बढ़ते हैं बनारस तो आपको घाट दिखेंगे, आपको रोशनी दिखेगी, आपको गंगा के जल में फव्वारे दिखेंगे, गंगा नहीं दिखेगी आपको। और उसके बाद तो जब गंगा बिहार में प्रवेश करती है पागल हो जाती है, क्योंकि गंगा के जल में जो कुछ उधर से गंदगी आया है वो ठोस रूप से बीच में जम जाता है और गंगा दोनों किनारों से होकर बहने लगती है। गंगा अपने किनारों को तोड़ती हुई बहती है और बिहार में ऐसी स्थिति होती है कि गंगा का पाट जहां 12 किलोमीटर का है और फिर बंगाल में गंगा, आप जानते हैं गंगा सागर में मिलती है। यह मुहावरा है, अब गंगा गंगा सागर में समुद्र से नहीं मिलती। कृष्ण की जो जगह है चैतन्य महाप्रभु की, वहां आते आते गंगा समाप्त हो जाती है, दरारें दिखाई देने लगती है। कभी कभार उसकी मुलाकात समुद्र से होती है, वरना गंगा अब समुद्र से भी नहीं मिलती। गंगा के 4 संकट हैं। पहला संकट हिमालय में देखा आपने, बंधन।
हरिद्वार से शुरू हुआ दूसरा संकट विभाजन, कन्नौज से शुरू हुआ प्रदूषण, और बिहार में आते आते गंगा पर गाद जमने लगती है और गंगा किसी कसाई के ठेहे पर बंधी है, आखिरी सांस ले रही है। आप गौर कीजिए इस बात पर कि गंगा बंधी, देश बंधा, हम भी बंधे हैं, आप भी बंधे हैं। गंगा विभाजित हुई, देश विभाजित हुआ, हम भी विभाजित हुए, आप भी विभाजित हुए। गंगा प्रदूषित हुई, देश प्रदूषित हुआ, हम भी प्रदूषित हुए और आप भी प्रदूषित हुए। और आज गाद गंगा पर भी जम रही है, देश पर भी जम रही है और हम सब पर भी जम रही है। गंगा जितनी रियल है उतनी ही इमेज है और उतनी ही मेटाफर है। जो गंगा के साथ होगा वही देश के साथ होगा और वही हम सब के साथ भी होगा। ये मोटा मोटी मैंने आपको गंगा की पूरी कथा और पूरी यात्रा आपको करा दी कि नदी के दो पाटों के बीच रहने के कारण, गंगा जैसी नदी के दो पाटों के बीच रहने के कारण नाले का जल गंगा जल कहलाता है और वह नाले का जल मरते हुए लोगों के कंठ में दिया जाता है। इससे ज्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी कष्टहरणी आज बहुत कष्ट में है। आपकी कथा जब मैंने सुनी तो बहुत संस्मरण सचमुच बहुत पीड़ादायक है और तो मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं तो बहुत यही मैं कहता हूं कि इस चीज को अगर आप उपलब्धियों से जोड़ करके देखें कि आपने बहुत उपलब्धि हासिल की, तो ये जो उपलब्धि मैंने हासिल की रोना ही आएगा ना। मेरे तो पल पल गंगा के साथ रहा, इतनी रातें बीती। लेकिन मुझे आशा है कि आपने जो जलाई है तो वो जरूर कहीं ना कहीं रोशनी करेगा और कुछ नई उम्मीद की। देखिए रोशनी अभी स्थिति क्या है कि गंगा सरस्वती नहीं है। एक बात जान लीजिए, गंगा बदला लेने वाली नदी है। गंगा का अगर इतिहास देखें तो पहली मां है जो अपने 8 बेटों को खा गई, वसु थे। एक बार भीष्म ने खेल खेल में बचपन में गंगा को बाण से बांध दिया था। मरते समय बाणों की सज्जा पर भीष्म की मौत हुई। गंगा माफ नहीं करती। गंगा का जो चरित्र है वो गंगा माफ करने वाली नदी नहीं है। गंगा का मातृत्व तो अलग है। आप जो मैं कह रहा हूं कि कन्नौज में ये होता है और आप अब कन्नौज से यात्रा शुरू कीजिए। गंगा के तट के 15 किलोमीटर इस पार और 15 किलोमीटर इस पार पूरा का पूरा जमीन के भीतर का जल आर्सेनिकमय हो गया है। कैंसर के मरीज इतने तैयार हो रहे हैं वहां से लेकर के और बंगाल तक। अगर कोई इस बात का आंकड़ा निकाले तो इस देश में जितने कैंसर के मरीज हैं, किसी का लिवर खराब हुआ, किसी का किडनी खराब हुआ, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ, गंगा ने कन्नौज से बंगाल तक अपने दोनों तटों के दोनों ओर लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। और ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के आ रही हैं कि कई बार मुझे लगता है कि गंगा बदला लेने लगी है और ले रही है। वह दया की भीख नहीं मांग रही है। आप जैसा कर रहे हैं, आप डालते हैं उद्योगों का कचरा,
उद्योगों का कचरा पानी के साथ रिस करके धरती के अंदर जाता है। भूतल जल में आर्सेनिक की चट्टानें हैं, उनसे वो मिलता है, प्रतिक्रिया करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है, और वो आर्सेनिक ऑक्साइड झड़ झड़ करके पानी में गिरता है। और आप मतलब कि कन्नौज से लेकर के और बंगाल तक गंगा के तट के दोनों ओर गंगा का पानी पीने लायक नहीं रहा। हमारे इलाके के लोग पहले कलकत्ता जाते थे तो कहते थे कि कलकत्ता का दूध और हमारे इलाके का पानी बराबर है, लेकिन अब हमारे इलाके का पानी जहर हो चुका है और लोग मर रहे हैं। इससे ज्यादा अब क्या कहा जाए। नहीं, ये बात तो मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं गंगा के तट पे मेरा घर रहा, मुंगेर तो गंगा के तट पे ही रहा, और वहाँ जो मेरा गांव है, गांव भी गंगा के बिल्कुल पास होकर हमारे वहाँ पे गंगा गुजरती है। तो वहाँ अब आप बोल रहे हैं तो मेरे जहन में ये बातें आ रही हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि इतने लोगों को कैंसर हो कैसे रहा है, जबकि गांव के लोग को तो और स्वस्थ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गंगा के पानी का ही प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब यही नहीं, दुख के जब मैं यात्रा में निकल रहा था तो हाँ, दुख इससे बड़े हैं। वहां लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। अगर कोई जान जाता है कि आर्सेनिक वाले इलाके की लड़की है तो कौन बुला करके जीवन भर घर में ला करके इलाज कराएगा। वहां लड़कों की शादी नहीं हो रही है। एक जगह एक गांव की मैं घटना सुनाता हूं, बलिया की घटना है। बलिया में जब मैं था तो बात कर रहा था मैं 2-3 लोगों से, एक लड़की अचानक आ गई। सारे लोग चौंक गए, क्योंकि लोग बात कर रहे हो और लड़कियां निकल करके आ जाए, हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है। लेकिन वो आ गई, आ करके बोले कि सर मैं आपकी बात दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के सुन रही थी और मुझे आपकी बातें अच्छी लगी, इसलिए मैं इस मर्यादा को भूल करके कि नहीं जाना चाहिए मैं आ गई, क्योंकि मैं जिस संकट में फंसी हुई हूं आप ही मेरा समाधान कर सकते हैं, और आप मेरे पिताजी को समझा दीजिए कि वे चाचा से झगड़ा न करें। मैंने कहा पिताजी चाचा से क्यों झगड़ा करते हैं, कोई तो वजह होगी। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि जहां भी मेरी शादी तय होती है चाचा जा करके काट देते हैं, और इस कारण से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। खेत बेचने के बाद भी, पैसा देने की तैयारी करने के बाद भी मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा कि सच क्या है चाचा वास्तव में। देखिए सर सच क्या है, और उसके बाद उसने अपनी दोनों हथेलियां ऐसे मेरे सामने कर दी, और नमक के खेतों में काम करने वालों के जो पैर होते हैं, बीमारियां और जिस तरह से फटे हुए तलवे होते हैं, उसके दोनों हाथ ऐसे ही भरे पड़े थे उस तरह के ये से। बोला कि सर कौन मुझसे शादी करेगा, मेरी शादी तो आर्सेनिक के साथ हो चुकी है। आंख भर आई, इस दृश्य के बाद मेरी आंख भर आई और कुछ कहा नहीं गया मुझसे। ये घटना नहीं, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। एक जगह एक औरत के पास में गया, उसको कैंसर था। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैं न तो सरकार हूं और न बहुत बड़ा अधिकारी हूं, लेकिन मेरे तय जो कुछ होगा मैं आपके लिए करूंगा, बोलिए क्या करूं। औरत फूट फूट करके रोने लगी और कहा कि सच में अगर कुछ करना चाहते हैं
तो मेरा गला दबा दीजिए। मेरा पति जो है ना, वो ताना मारता है कि जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग रही हूं। बेटा जो है ना, दवा नहीं लाता। उसका भाई कहीं मिलिट्री वगैरह में है, दवाएं कुछ मुफ्त में उसको मिल जाती है, मगर जाकर के लाना पड़ता है, तो बेटा उसका दवा लाने नहीं जाता। बहुएं जो है उसका घाव साफ नहीं करती, ताना मारती है। और उसने बताया कि मेरी जिंदगी जीते जी एक ही मेरी अब ये कल्पना है कि किसी तरह से अब हम मर जाएं, और आप हमारा भला चाहते हैं तो हमारा गला दबा दीजिए। एक तीसरी घटना, केशोपुर एक गांव है बक्सर के पास, वहां गए। एक औरत मिली हमें लोगों की उम्र की, अधेड़, घास लेकर आ रही थी। लोगों ने कहा कि तो सवर्ण है लेकिन घास लाती है। उसको रोक करके हम लोगों ने बातचीत किया। वो बताया उसने कि बबुआ जी, 40 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो इलाका में हल्ला था कि केशोपुर में इसकी शादी हो रही है, 70 बीघा खेत है, इतना हाथी, इतना घोड़ा, ऐसे बारात आई है, ऐसे ये आई है। गंगा के कटाव में कटते कटते हमारा खेत 7 बीघा बचा है, और जिस समय मैं आई थी घर में 16 लोग थे, मरते मरते 4 लोग बचे हैं। एक गाय रखा है मैंने, जाती हूं, दिन भर घास गढ़ती हूं, उस गाय को खिलाती हूं, और उसका दूध बेच करके बहू और 2 बच्चे बस बचे हैं, उनको मैं किसी तरह से पालती। हृदय विदीर्ण हो जाता है उस इलाके में यात्रा करने पर, या उस इलाके को देखने पर, या वहां की सूचनाएं हासिल करने पर। अब आप समझ सकती हैं, एक गांव में गया ऐसे ही, वो आरा में के पास था। वो गांव 50 लोगों का गांव था, और वहां 70 लोगों को कैंसर था। मैं गया गांव में, घूमा फिरा, घर घर घूमा, लोगों से मिला। लौट करके जब मैं बाहर जा रहा था, तो दौड़ा दौड़ा उस गांव का मुखिया आ रहा था 2 लोगों के साथ। आते आते उसने मेरा पैर पकड़ लिया, अपना गमछा मेरे पैर पर रख दिया, कहा कि नीले जी, आप बड़े लेखक हैं, लिखिएगा मत जो देख करके जा रहे हैं, लिखिएगा तो हमारे गांव के लड़कियों की शादी नहीं होगी। आप लिखिएगा तो हल्ला हो जाएगा, प्रचारित हो जाएगा। ऐसे गंगा के साथ मेरा जुड़ना, ऐसे दुख के साथ जुड़ना है जिसे कहा न जा सकता हो। जैसे जिन औरतों के पति ज्यादा शराब पीते हैं, और जिस यातना से वो गुजरती है घर में, कह नहीं पाती। गंगा का दुख मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए गंगा को लेकर के कभी मेरे भीतर इतना लिखा, इतना किया वो भाव आता ही नहीं है, कभी नहीं आता, बल्कि मैं दुखी हो जाता हूं। अब और क्या कहूं। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया भी तो नहीं जा रहा है? मुझे लगता है कि इस पर कम से कम जिस तरह से मुझे याद है कि 15-16 में एक बहुत तेजी से गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। वो अब लगता है कि वो धीमी पड़ गई है, और थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो जोश और वो बातें कहाँ चली गई।
तो कम से कम जो भारत की सरकार है उनको तो इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि जो वो जोश था वो जोश अब बचा है, उसमें भी कमी आई है। नहीं, वो न तो जोश कम हुआ है न तो कमी आई है, बल्कि उसका जो चरित्र लूट का था, वो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्सेनिक के नाम पर कितने करोड़ कितने अरब रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है धरातल पर। मुझसे कई लोगों ने कहा कोर्ट में केस कीजिए, कई जगह ये कीजिए। अब इतनी मामूली सी बात कि नदी और नाला में जिसको फर्क नहीं समझ में आए, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि उस पर संवाद ही न किया जाए, क्योंकि गंगा के लोगों की चेतना में जैसे नहरें जहां उस इलाके में है, उस इलाके में मैंने पूछा तो कहा कि नेता कहते हैं कि नहरें वोट देती हैं, गंगा तो वोट नहीं देती, लेकिन नहर वोट देती है और उनको वोट की जरूरत है। तो जहां जाइए, जहां देखिए, एक मैंने कहा ना कि जैसे गंगा बधी वैसे लोग बधे, जैसे लोग गंगा विभाजित हुई वैसे लोग विभाजित हुए। जब गंगा के बेटे ही गंगा को भूल गए, सत्ता तो गंगा को पत्नी मानती है, उसकी संपत्ति है सरकार की, तो गंगा मां जिनकी है, उनको भी तो कोई गंगा की परवाह नहीं है। जिस दिन गंगा के आसपास रहने वाले लोग गंगा को मुद्दा बना ले, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं या लगे हुए हैं, चेतना प्रसारे, जिस दिन एक बार अगर ये पूरे आबादी उठ करके खड़ी हो जाए, ये सारे पुल गिरने में और बांध टूटने में कितना देर लगेगा? सही बात। एक एक पत्थर लोग उठा लाएंगे अपने घर तो सारे बांध खत्म हो जाएंगे। गिट्टी जैसा एक एक गिट्टी उठा लाए तो ये, लेकिन सवाल ये है कि हम भी तो प्रदूषित हो चुके हैं। गंगा के नाम पर अकेले काशी में 5,000 एनजीओ हैं और हर एनजीओ कमाता है। पूरे देश में अगर गंगा पर बने एनजीओ की संख्या अगर गिनाई जाए तो उनकी 5 गुना और अधिक है। गंगा कमाई का साधन है, गंगा साधन है। सरकार अपनी तरह से लूट रहे हैं, पर्यावरणविद अपनी तरह से लूट रहे हैं। इतने सारे नकली पर्यावरणविद हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, टेबल पर बिस्लरी की बोतल रख करके गंगा पर बहस करेंगे। इन सारी चीजों के बीच आखिर किसी तरह से मैं झेल रहा हूं, ज्यादा क्या कहूं। नहीं, आपके जज्बा को तो बहुत लोगों को सलाम करना चाहिए। आपने तो वो पीड़ा देखी भी है और पीड़ा को भोगा भी है। और गंगा सचमुच में सच कह रहे हैं आपकी लोग जो गंगा को पत्नी मानते हैं, सत्ता तो पत्नी ही मान के चल रही है, लेकिन जो माँ मानती है नहीं कर रहे हैं, तो फिर और लोगों की बात क्या कहें। तो अब मैं चाहूंगी कि अब थोड़ी सी साहित्य की बात हो जाए। नहीं, अब गंगा के जी ठीक है, ठीक है जी, आप बात पूरी करें। आप साहित्य की बात क्या करें? साहित्य की नब्ज समाज, साहित्य की उंगली समाज के नब्ज पर नहीं है। सीधे सीधे कि समाज कहीं और है और हमारा साहित्य कहीं और है ना। अगर आज के साहित्य की ही हम बात करें तो
मान लीजिए बात की शुरुआत अगर हम लोग भक्ति काल से करें तो अकबर दीन इलाही धर्म को चलाना चाहता था और हिंदू मुसलमानों को एक करके खुद मसीहा बन जाना चाहता था। तुलसीदास ने बनारस से यात्रा शुरू की और हाजीपुर तक आए। हाजीपुर में शैव और वैष्णव दोनों को एक कर दिया और दीन इलाही का बिल प्रस्तुत ही नहीं हुआ। उसके बाद से जब उनको पता चल गया कि शैव और वैष्णव मिल गए तो फिर दीन इलाही आया नहीं। साहित्य का ये काम था कि उसने धर्म को किस रूप से बचा लिया। जब इस देश में अंग्रेज आए तो भी साहित्य की एक धारा पैदा हुई। गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाया उन लोगों ने, चेतना जागृत की, कवियों ने कविताएं लिखी। जब दमन बढ़ने लगा तो छायावाद पर आ गए। सीधे बात ना कह करके निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे पुराने पात्रों को उठा करके आधुनिकीकरण किया उसका। वे बात वर्तमान की करते थे मगर उनके पात्र पुराने होते थे। छायावाद गया, आजादी का काल आया। हमने महसूस किया था कि आजादी के काल में यहाँ एक ब्राह्मण और एक हरिजन एक साथ एक दरी पर नहीं बैठ सकता। तो फिर हमें दिखाई पड़ा समाज में फैला हुआ छुआछूत, जातिवाद, औरतों की खराब दशा। और 1936 में प्रेमचंद ने जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, वहां से एक लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में भी हम लोग काफी हद तक विजयी रहे। आज औरतें वहीं पर नहीं है जहां वो पहले थी। आज वो दलित वहां पर नहीं है जहां वो पहले थे। सारी स्थितियां बदली, किंतु इधर के 200 साल में दुनिया के स्तर पर बड़े भयावह परिवर्तन हुए हैं। अगर 200 सालों के इतिहास की बात करें तो 3 घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हुई हैं। एक युद्ध हुए हैं जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं। दूसरी महामारी का प्रकोप हुआ है जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं। और तीसरा भूखमरी भी, अन्न की कमी से भी लोग मारे गए हैं। इसके बाद विज्ञान आया, बाजार आया। विज्ञान और बाजार ने मरते हुए लोगों को दवा के से महामारी से बचाया। जेनेटिक्स के सहारे अन्न उत्पन्न किया और आज हमारे पास खाने से अधिक अन्न है। शक्ति संतुलन कायम किया युद्ध के लिए। उनके पास भी परमाणु बम है, हमारे पास भी, डर के मारे न वो छोड़ेंगे न हम छोड़ेंगे। शक्ति संतुलन कायम किया और शक्ति संतुलन कायम करने के बाद उसने एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि जब पूरी दुनिया भूखमरी से गुजर रही थी तो तुम्हारा ईश्वर कहां था? जब पूरी दुनिया महामारी से मर रही थी तो तुम्हारा ईश्वर कहां था? जब पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका से जूझ रही थी तो तुम्हारा ईश्वर कहां था? नीत्शे जैसा दार्शनिक आया और उसने उसके बाद ईश्वर के मौत की घोषणा कर दी कि नहीं आया, इसका मतलब ईश्वर नाम की कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सत्य नहीं है। उसके बाद से हम तो खुश हो गए कि हमको खाने भर अन्न मिल गया। हम तो खुश हो गए
कि दवा मिल गई, लेकिन उस विज्ञान और उस बाजार ने हमारा पानी पीने के लायक नहीं रहने दिया। उस बाजार ने हमारी हवा सांस के लेने के लायक न रहने दी। हमारा अन्न जो है, जो हम खा रहे हैं, उसको सुरक्षित नहीं छोड़ा। और आज पूरी दुनिया प्रलय के कागार पर जाकर के खड़ी है। समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का संकट चारों तरफ फैला हुआ है। और हमारा साहित्य प्रगतिवाद, जनवाद, नारीवाद में उलझा हुआ है। हमारा साहित्य रोमांटिसिज्म में उलझा हुआ है। साहित्य की भूमिका होती है समाज में। साहित्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह आदमी होने का भाव है, कविता मनुष्य होने का भाव है। धूमिल ने कहा कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल ने कहा कि कविता का काम है यदि हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो कि लो ये रहा तुम्हारा चेहरा जो भीड़ में पीछे गिर पड़ा था। लोगों का गिरा हुआ चेहरा उठा करके उसके हाथ में दे देना साहित्य का काम है। और वहां साहित्य, अभी ज्ञानपीठ मिला गुलजार को। मान बहादुर सिंह एक कवि है, उन्होंने लिखा कि बाबू साहब मुस्कुराए जैसे धूप में ठनका हो गेहूं। गुलजार लिखते हैं कि छांव छम से गिरी, सत्ता, बाजार और महत्वाकांक्षी लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए साहित्य को हथियार बना रहे हैं। और साहित्य अपने मूल दायित्व से कहीं न कहीं अलग हो रहा है। कुछ लोग हैं जो संघर्षरत हैं। साहित्य की दशा तो आज यही है। निसंदेह, बिल्कुल। जो स्थिति बनी हुई है साहित्य की, वो तो कहने के लायक भी अब नहीं बची। इतने सारे लोग, इतने सारे रचनाकार, कोई सौंदर्य बोध नहीं, रचना लिखने की कोई तमीज नहीं। ये अंततः एक आर्ट है। जो कुछ लिख दिया कविता हो गई। कविता की समझ नहीं, कविता के भाव की अनुभूति नहीं। कविता, कहानी, साहित्य एक विधा है। और अब हम लोग वरिष्ठता की ओर जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को समझाना भी हमारा काम, आने वाली पीढ़ी को रास्ता देना। नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारे गोलार्ध वृत्त हो गए हैं। हर आदमी के पास, उसने कुछ किया हो नहीं किया हो, समझ हो नहीं समझ हो, उसके अंदर एक अलग तरह का अहंकार है। तो साहित्य के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो अपनी भूमिका भूल गया है। और कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का, कुछ महत्वाकांक्षी महिलाओं का, अधिकारियों का, जिनके पास खाने के लिए है, जिनके पास पहनने के लिए है, जिन्हें कोई दुख नहीं है, उनके लिए यश प्राप्ति का साधन बन गया है। और इसके लिए वे कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। और जो मूल रचनाकार हैं, जो वास्तव में अच्छा लिखते हैं, वे बहुत ही कठिन जीवन जी रहे हैं। और उनका साहित्य अब पढ़ा भी नहीं जा रहा है। कोई प्रकाशक उनकी किताबें छापने के लिए तैयार नहीं है। सही। तो मैंने कहा ना कि जो हालत गंगा की है, साहित्य भी एक गंगा है मेरे लिए।
गंगा जितने रियल है ये उतनी ही इमेज है और उतना ही मेटाफर है। साहित्य भी एक गंगा ही है और यह भी उसी तरह से बधी है, उसी तरह से विभाजित है, उसी तरह से प्रदूषित है और उसी तरह से साहित्य पर भी आग जम रही है। लेकिन इसके बीच नकारात्मक स्थिति नहीं है। एक वर्ग है जो लड़ रहा है, भले ही वो आवाज नहीं बन पा रहा हो, लेकिन एक वर्ग है जो इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। लड़ भी रहे हैं और मुझे लगता है कि वो आके समाज में लोगों को बतला भी रहे हैं कि नहीं ऐसे बनना है आपको। और उसमें से जो बहुत लोग हैं जो उस चीज़ को ग्रहण भी करते हैं और समाज में आकर फिर से एक नई पौध तो खड़ी हो रही है। ठीक है, समाज में साहित्य बहुत नीचे स्तर तक जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो समाज को अभी भी एक नई दिशा दे रहे हैं, साहित्य को अच्छी तरह से समाज के बीच ला रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, कभी धरती कभी वीरों से खाली नहीं होती, चेतना के स्तर पर और कुछ छोटे स्तर पर नहीं। आप देखिए कि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं बनी है जो नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, ठेकेदारी करते हैं, घूस लेते हैं और देते हैं, हर चीज में अर्थ के दृष्टिकोण से देखते हैं, बल्कि वैसे लोग भी अब सामने आ रहे हैं जो IIT पास करके किसी का फोन आ गया था, वैसे जो IIT करके या अन्य ये करके आकर के गांव में खेती कर रहे हैं जी, जो गांव में खेती कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जैसे कोरोना काल के बाद एक अलग तरह की आपको चेतना पैदा हुई है लोगों में। जितना आदमी स्वास्थ्य को लेकर के अभी कॉन्शियस हुआ है, तो दुनिया तो रहेगी, और जब दुनिया रहेगी तो जाहिर है कि लोगों में बदलाव आएगा। हम चाहते थे कि जो बदलाव चेतना के स्तर पर आ जाए, वो बदलाव चेतना के स्तर पर नहीं आकर के वो बदलाव अलग तरह के कारणों से आएगा। अब जिनके घर में कोई बीमार हुआ और कैंसर से मर गया, वे तो जरूर समझेंगे इस बात को। फोन बीच में परेशान कर रहे हैं। तो ये है कि एक बड़ी पीढ़ी तैयार हो भी रही है, और अगर आप कल्पना करें 50 साल बाद की, आज ये स्थिति है, तो 50 साल के बाद हवा का क्या हाल होगा, 50 साल के बाद पानी का क्या होगा, 50 साल बाद आपके अन्न का क्या होगा, और आने वाली पीढ़ियां जो आएंगी वो तो यूं ही नहीं रहेंगी, वे तो जिएंगी, तो जीने के लिए रास्ता तलाशेंगी, और रास्ता तलाशने का एक ही रास्ता है, पुनः वापस प्रकृति की ओर लौटना। वैदिक काल में सांख्य दर्शन में एक बार प्रकृति और पुरुष की परिभाषा दी गई थी। सांख्य दर्शन ने इसको व्यवस्थित किया था कि प्रकृति एक पुरुष, 8 प्रकृति, 16 विकार। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधा प्रकृति नहीं होता, या पेड़ पौधे प्रकृति नहीं होते। प्रकृति 8 ही होती है। 5 जो पंच तत्व हैं, सूरज, चंद्रमा और मनुष्य, 3 और जुड़ जाते हैं, 8 प्रकृति होती है। हवा एक प्रकृति दूसरी प्रकृति से मिलती है तो तीसरी चीज पैदा कर देती है।
अगर पानी हवा से मिलता है तो झाग पैदा करता है। तो दो प्रकृति मिल करके तीसरी चीज बना दे, उसी को प्रकृति कहते हैं। आंख से हम आपको मान लीजिए कि देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ये विकार है। जो कुछ एक्शन न कर सके वे विकार है। तो 16 विकार है और 8 प्रकृति है, एक पुरुष है। एक बार सांख्य दर्शन में ये रिश्ता निर्धारित हुआ था, जिसके बल पर आपको वैदिक काल गुजरा, पुराण काल गुजरा, मुगल काल गुजरा और ये सारा। अब वास्तव में इसकी जरूरत आ गई है। फिर जीवी लोग हैं जो वे तय करें कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता क्या हो, कैसे हम जिए। मैं अपने कमरे में बैठा था और जब घूम करके गिरा और उसकी सूचना जब हमको मिली तो मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उस समय फिर से फोन आ गया। हाँ, आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है? जी, फिर से फोन आ गया लगता है। जी बीच में कुछ ऐसे सिग्नल। जी तो मैं ये कह रहा हूं कि जीवन तो रहेगा, और अगर जीवन की जरूर हो सकता है कि कोरोना की तरह कोई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो, 2-4 हजार लोग मरे, तब लोगों को सबक आए। लेकिन अगर जीवन रहेगा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जी। तो चलिए, अब बहुत अच्छा लगा। चलते चलते मैं चाहूंगी कि आप अपनी एक रचना सुनाते दर्शकों को। एक कविता मैं सुना देता हूं। शीर्षक है रधिया का भाई। एक बहन अपने भाई का इंतजार करती है, शादीशुदा बहन है। ये उसकी कविता है। रधिया ने गोबर से लीपा, रधिया ने गोबर से लीपा, घर आंगन ओसारा और चहकने लगी। रधिया ने गोबर से लीपा, घर आंगन ओसारा और चहकने लगी कि आज भाई आएगा रधिया का। क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी, कहां बिठाएगी। पहली बार इतनी व्यस्तता में भी खुश है रधिया। पहली बार इतनी व्यस्तता में भी खुश है रधिया। रधिया अपना आंचल धरती की तरफ पसार देगी। रधिया अपना आंचल धरती की तरफ पसार देगी, पलकों का बिस्तरा डाल देगी। पलकों का बिस्तरा डाल देगी, उस पर बैठेगा भाई रधिया का। बहुत सुंदर। पूछेगी गांव के आम पर कैसे मंजर आए हैं इस साल। पूछेगी कि गांव के आम पर कैसे मंजर आए हैं इस साल। पूछेगी कि भाभी की आंखों में अब भी
कितना पानी बचा है रधिया के लिए। दही के मटकों से छाली बटोर लाई है, बहन है ना भाई की पसंद वही जानती है। दही के मटकों से छाली बटोर लाई है, बहन है ना भाई की पसंद वही जानती है। रोक लेगी आज, कहेगा जल्दी है, कसम दे देगी अपनी और नहीं जाएगा वो। गए रात सुनता था कहानियां, छोटा भाई है। गए रात सुनता था कहानियां, रधिया फिर सुनाएगी कहानी। घर गांव पति के रिश्तों की, रधिया फिर सुनाएगी कहानी। घर गांव पति के रिश्तों की, और बीच में ही चुप हो जाएगी, और बीच में ही चुप हो जाएगी। ऐसे में समझ जाएगा रधिया का भाई कि इससे आगे और नहीं कह पाएगी रधिया। रधिया क्या, कोई भी औरत अभी इससे आगे नहीं कह पाएगी। पहले वो गुस्साएगी कि इतने दिनों के बाद क्या कोई भाई आता है, क्या कोई ऐसे भूल जाता है बहना को, ऐसी बहना को जिसके सांस लेते वक्त हवा भी कम पड़ जाती हो। धन्यवाद। सच में बहुत चलिए यार, सच में आप एक बहन की पीड़ा बहन समझ सकती है। और सब आप किस पुस्तक में है ये रचना आपकी? ये कटौती में है। कटौती एक कविता संकलन है जो राजकमल से छिपा था, उसमें। आपकी सारी रचनाओं का नाम भी इतना बढ़िया आपने दिया है कि लगता है एकदम दिल से निकला हुआ सारा नाम है। तो अब चलिए, अच्छा लगा उससे बात करके, धन्यवाद। मुझे तो बहुत इतना मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, बहुत गमगीन हो गई मैं तो। और एकदम आपकी हर एक जो बातें थी वो बिल्कुल दिल से निकली हुई बातें थी, और हर एक शब्द जो थे वो बहुत मार्मिक थे। और मैं फिर से पॉपकॉर्न जो हरसाई है वो किस मतलब किस वो नाटक है उसमें। नाटक है जी जी। वो नाटक है, वाणी प्रकाशन से छपा है जी। उसमें परसाई जी पुनः आते हैं इस धरती पर और कहते हैं कि लोगों को हम पॉपकॉर्न खिलाएंगे, उसी बहाने कुछ बातचीत है। फिर मैं जब भी आप आना चाहें तो मैं चाहूंगी कि एक बार क्या आप अग्रसर को अपना समझें, और जब आके हम लोग इस तरह से कुछ बातें दर्शकों के सामने रखें ताकि आपसे प्रेरणा मिलती रहे सब लोगों को। तो विदा लेते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।